Assalamu alaikum, welcome back. You are listening to Fever FM on 107.3 or you may be online as well on radioagentfever.co.uk. जैसे भी आप सुन रहे हैं, welcome to the Wednesday drive time special Ramzan show on Fever FM until 5 बजे. We are in the second hour और जैसे मैं आपको याद दहानी करवा रहा था कि in the second hour, as we have done for the last 6 weeks, we have Hakeem Mudassir Fahim साहब all the way from, वैसे तो मैं कराची फरमा रहा था कि आप कराची से हैं लेकिन आप इस्लामाबाद से हैं, so I've corrected myself कि Hakeem साहब all the way from Islamabad in Pakistan. He is live right now with us. So without further ado, because we're almost at 1:15, I shall say Assalamu alaikum Hakeem Mudassir Fahim साहब all the way from Islamabad, Pakistan. कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के बहुत करम। आप सबको सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और सब की तरफ से वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हकीम साहब, रोजे कैसे गुजर रहे हैं? बहुत अच्छे, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फजल। जबरदस्त। अच्छा जी, वैसे तो मैंने पिछले घंटे में सब सामीन को बोला था कि हम डिटॉक्सिफिकेशन के हवाले से समरी करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में पिछले हफ्ते काफ़ी उस पे बात हो गई थी, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी वसी है, तो हम सीधे माइंड, पर्सनालिटी और मेंटल हेल्थ की तरफ चले जाएंगे। ये बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। डिटॉक्सिफिकेशन सिंपल अगर आप चाहेंगे तो थोड़ा सा इसको मैंने पहले भी अर्ज की थी कि डिटॉक्सिफिकेशन एक बड़ा वसी एक अमल है और इसके लिए अगर हम फर्दन हम अगर जाएं तो 4 किस्म की ह्यूमर्स को या 4 किस्म की अखलात को या 4 किस्म की सयालात को जिस्म के डिटॉक्स कैसे करना है, तो ये एक हेल्थ के ऊपर एक ह्यूमर के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो उसके ऊपर भी एक प्रोग्राम भी बहुत छोटा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह उसका जनरली मैं कुछ ना कुछ मालूमात पेश कर चुके हैं। ये तारुफी किस्म की कुछ चीजें हैं जो हमने आपके सामने रखी है, खाली ये बताने के लिए किस टाइप की एक चीज है, किस टाइप का तरीका इलाज और किस किस्म के टूल्स को इस्तेमाल करती है। तो डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे मैंने पिछली मरतबा भी अर्ज की थी कि जब डिटॉक्स प्रॉपर तरीके से नहीं होता तो क्या होगा कि आपकी शख्सियत पे उसका असर पड़ेगा। हम जो कुछ खाते हैं, हम क्या है, हम किस चीज का, हम अपनी खुराक का बाय प्रोडक्ट है। उसके अंदर जो तब्दीलियां आती हैं वो हमारे इर्द गिर्द के माहौल, आबो हवा, फजा, हवा, खुशबू, बदबू, तरबियत, लोग, मिलने मिलाने वाले, ये सब मिलकर हमारे अंदर कुछ तब्दीलियां लेकर आते हैं। और ठीक है, इसी उससे बात को समझना जरूरी है। जी हाँ, इसी से मिलकर बनती है शख्सियत। जैसे हम कहते हैं कुल्लू नफ्सुन जायकातुल मौत, हमने सुना कुरान ने और इल्हामी किताबों में, दीगर इल्हामी किताबों में सैयदना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दीगर अंबिया कराम ने हमें इशारों के नाम में बताया नफ्स के नाम से कि नफ्स क्या है। ये आपकी नफ्सियात, ये आपकी शख्सियत, ये आपका नफ्स, आपका अपना आप, आपकी शनाख्त, आपकी इसलिए पर्सनालिटी। बहुत, ये पर्सनैलिटी। मतलब ये हम क्या कहेंगे, आपका भी बेटा है घर में, मेरा भी बेटा है, हम ये कैसे कहेंगे कि मैं और मेरा बेटा और मेरा बाप, हम डीएनए वाइज एक हैं, थोड़ी सी तब्दीली के साथ सब कुछ एक है, खाना पीना भी एक है, रहन सहन भी एक है, लैंग्वेज भी एक है, तरबियत भी एक है। ये मेरे अब्बा ने की है या मैंने अपने बेटे की है, उसके बावजूद फिर भी एक अलग शनाख्त रखते हैं। कैसे? ठीक है, तो वो जो प्याला है, वो जो बर्तन है, वो है नफ्स का। वो एक ऐसा शानदार बर्तन है जिसमें यही सयालात, यही 4 मजाजों की के सयाल लिक्विड्स वहां पड़े हुए, लेकिन अलग अलग बैलेंस में पड़े। बॉडी के अंदर वो मौका मुनासिबत के हिसाब से और उसकी तरबियत के हिसाब से और उसकी गजा के हिसाब से उसमें से कुछ ना कुछ रेशो, कुछ ब्लड का, कुछ फाइलम का, कुछ कॉलरे का, कुछ समझ रहे मेलनकोलिया का, कुछ ये मवाद मिक्स होना शुरू होता है, उससे मिलके एक पर्सनैलिटी बनती है। तो हम ये कहेंगे, जैसे चाय की मिसाल है कि हम ये कह सकते हैं कि मेरी चाय में 1 चम्मच चीनी
1 चम्मच पत्ती, आधा कप दूध और 1 कप पानी है। ये मिलकर एक चाय बनती है। लेकिन इसी चाय के सामान के साथ एक और शख्स आते हैं, उनके अंदर 2 चम्मच चीनी, आधा चम्मच पत्ती, पौन कप दूध और चौथाई कप पानी है। सामान भी वही है, सब कुछ वही है, आग भी उतनी टाइम लगाई, लेकिन एक मुख्तलिफ किस्म की चाय बनी। बिल्कुल इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर केमिकली, अभी जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं वो हम केमिकली और हम अपने तिब्बी नुक्ता निगाह से बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये अर्ज करेंगे आपके सामने कि देखिए, ये बहुत ही कदीम किस्म का की कैलकुलेशंस है, ये अभी की नहीं है। ये जदीद सिर्फ जदीद खतूत पे इस पे बात नहीं हो रही। ये बहुत कदीम कैलकुलेशंस हैं जिसमें मजीद काम देखें। सबसे पहले हम ये कहेंगे बुकरात ने उस पे काम किया, अरस्तु ने काम किया, अरस्तु ने, अरिस्टोटल जिसको कहते हैं। तकरीबन ये सैयदना हुजूर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन मेरे ख्याल में 300 460 70 साल पहले तकरीबन इनकी उम्र जो है ना, इनकी उम्र थी तकरीबन 90 से 100 साल के दरमियान। ठीक है, तो उस अंदाजे में इनको कहा जाता है तकरीबन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले तकरीबन 500 साल पहले अच्छा। ये सब गुजरे। और ये इस पे काम होता रहा, होता रहा, होता रहा, और इसके अंदर बहुत बड़ा इजाफा जो किया वो गैलन ने किया, जिसको जालिनूस कहते हैं। वो ईसा अलैहिस्सलाम से 200 साल बाद तकरीबन आए, 150 200 साल बाद। ठीक है, तो मतलब ये है कि आज 2024 है, तो हम ये कह सकते हैं तकरीबन 2000 साल पहले गैलन ने इस पे काम किया, और तकरीबन 3000 साल पहले या 2500 2700 साल पहले एरिस्टोटल ने, जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी उनकी, और उनके साथ मुआलिजीन फिजिशियंस, ये रोमन फिजिशियन थे, और जो ये ग्रीक फिजिशियन थे, और जो गैलन थे वो रोमन फिजिशियन थे। तो इन लोगों ने जो कैलकुलेशन की, उन्होंने ये कुछ बयान किया कि इंसानी बॉडी 4 किस्म से आलात से मिलकर बनी हुई है, और उसके बॉडी पे असरात होते हैं, उससे शख्सियत होती है, उसमें कमी बेशी से हम ये कहेंगे कि गलत या सही नहीं, उस पर शख्सियत बनती है, मुख्तलिफ शख्सियत बनती है। कोई भी एक मजाज ना गलत होता है ना सही होता है, कोई भी एक पर्सनैलिटी टाइप ना गलत होती है ना सही होती है, खाली वो एक करेक्टर है, दैट्स इट। आग एक करेक्टर है, आग वाली खुसूसियात हैं, तो उसका नाम दे दिया इन्होंने कॉलिक। ठीक है, मट्टी किरदार है, मट्टी की तरह का कूल एंड काम रहना ये किरदार है, और उसकी सख्ती और उदासी और ठंडक देख के उन्होंने उसको मेलनकोलिक कह दी। ठीक है, पानी को देखा उन्होंने इसका अपना एक मजाज दे दिया, ऐसे ही हवा को देखा उन्होंने उसको अपना एक मजाज दे दिया। ताकि ये बयान करने की मिसालें हैं, ये कोई एग्जैक्ट एज इट इज नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये तमाम चीजें किसी भी लिक्विड में पाई जाती हैं। इस लिक्विड के अंदर, इन लिक्विड्स के अंदर थोड़े हैवी पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, जो आगे डायरेक्ट मेडिकल साइंस की डिस्कशन है, जो आवाम के लिए इतनी सूदमंद नहीं है, इसलिए हम नहीं कर रहे। उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके अंदर सोडियम का लेवल, पोटेशियम के लेवल, उसके अंदर मिनरल्स और वाइटामिन, और हर एक के अंदर मुख्तलिफ है। इन्हीं जो जिन बातों की हम बात करें, सेंगुइन मिजाज क्या है, कोलरिक क्या है, फ्लेगमेटिक क्या है, और मेलनकोलिक क्या है, तो ये इन मजाजों के अंदर ये सारी चीजें मौजूद है, अपने अपने रेशो के साथ। और अब जो है वो ये सयाल, ये लिक्विड जो है, इनकी कॉम्बिनेशन बन गई। मसलन मेरा मजाज कोई कह सकता है कि भाई ये गुस्से के तेज हैं, ये गर्म मजाज है, इनके तेवर बहुत सख्त है। तो दरअसल मेरे अंदर जो चीज डोमिनेंट कर गई वो थी कॉलरिक मजाज, सफरावी जिसको कहते हैं। उसकी तशबीह आग से दी जाती है। लेकिन क्या मेरे अंदर सिर्फ ये पाया जाता है? नहीं, कोई भी इंसान कम से कम 2 मजाज से मिलकर बना होता है, लेकिन जो करेक्टर है उसके अंदर चारों चीजें पाई जाती हैं, उसके रेशियो बहुत कम होते हैं। हम ये कहेंगे कि जो मुदस्सिर नाम का एक बंदा है, वो थोड़ा सा एक्टिव है, बहुत ज्यादा वार्म वेलकमिंग है, लेकिन मजाज में तुंद और तेज है। अब मेरा ये किरदार सामने आ रहा है। ठीक है,
लेकिन जहीन भी है, बहुत इसके अंदर मुस्तकिल मजाजी भी है। तो गुस्से वाला आदमी मुस्तकिल मजाज तो नहीं होता। तो इसका मतलब है इसके अंदर दो उसी कॉम्बिनेशन क्या मिक्स हुई हुई है, फ्लैग्मेटिक की। क्योंकि फ्लैग्मेटिक मिजाज का आदमी जो होगा, बलगमी मिजाज का आदमी जो होगा, या उसको हम बहुत सारे और नाम है, बहरहाल वो क्या होगा, वो कूल एंड काम एंड कंपोज एंड फोकस्ड होता है। तो हम ये कह सकते, हो सकता है कि मुदस्सिर एक ऐसे माहौल में, ऐसे ऐसे डीएनए लेके पैदा हुआ अपने वालिद की तरफ से, जिसके अंदर कॉलरिक टेम्परामेंट ज्यादा है, लेकिन उसकी तरबियत एक ऐसी खातून ने की और एक ऐसे स्कूल में चला गया जिसने उसके अंदर उसका इजाफा कर दिया फ्लेगमेटिक चीजों का। मेरी वालदा ने गजाएं ऐसी खिलाई जो उसके अगेंस्ट थी, गर्म गजाओं के, उन्होंने उसके अंदर तब्दीली की। और मुझे साथ में स्कूल ऐसे में भेज दिया जिसमें कूल एंड कंपोज और ट्रेनिंग करके मैंने इसको उसका दर्जा बढ़ा लिया अपने अंदर फ्लेगमेटिक का। अब क्या हुआ, कॉलरिक मेरा नीचे आ गया। तो मेरे अंदर जो गुस्सा था वो जज्बा बन जाएगा। अब ये तीसरी शक्ल में आएगा। मैं जज्बे के साथ, अब मैं जहानत और फसानत के जज्बे के साथ पूरी जोश और दिलेरी के साथ काम करूंगा। मैं मुल्क दर मुल्क जाऊंगा, मैं अपना मुद्दा बयान करूंगा। मेरी पर्सनैलिटी समझ सामने आ रही है आपके। लेकिन उसके अंदर डिप्रेशन पैदा करने वाला, उदासी पैदा करने वाला आइडियल मेलनकोलिक टेम्परामेंट भी मौजूद है, वो 10% है भी। क्योंकि मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं जिक्र अस्कार करता हूँ, मैं मुराकबा मेडिटेशन वगैरह करता हूँ, मैं अल्लाह से दुआएं करता हूँ, या अपने जिस मजहब पर हूँ, मैं एक मजहबी आदमी हूँ। मैं, मेरी तरबियत एक अच्छी हुई हुई है। मैं अपने बीवी बच्चों के साथ भी अच्छा रहता हूँ, अपने टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ भी अच्छा रहता हूँ, दोस्तों के साथ भी अच्छा रहता हूँ। तो वो 10% से 11% नहीं होगा, ये और मिनिमाइज हो रहा है, 10% से 9% हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे हालात और वाकयात और सदमे और गजा और ऐसा मिलती है कि वो मेलनकोलिक हो जाती है। माजरत चाहता हूं, कि वो आपको मुस्तकिल मेलनकोलिक चीजें मिलना शुरू हो। मसलन मेलनकोलिक चीजें हैं, पुराना गोश्त, बैंगन, मुझे किसी वजह से खाना पड़ जाता है 2 साल 3 साल, वही खा रहा हूँ मैं, बंद और सर्द कमरों में रह रहा हूँ, अंधेरे वाले कमरों में रह रहा हूँ, बाहर जाने का मेरा मौका नहीं मिल रहा। अब मेरा मेलनकोलिक लेवल बढ़ रहा है, मैं उदास गाने सुनने लग गया हूँ। मुझे, आपको पता है हमारी कौम जो है ना, उसको बड़ा गुलकार मानती है जो उदास उदास गाने सुनाता है, जिसकी आवाज में उदासी हो। ये हमारी कौम का अलमिया है कि भाई क्यों आपको इसकी आवाज अच्छी लग रही है, कि इसके अंदर उदासी बहुत है। ये हम्म। अलमिया है, नगमा, नगमे का तो मतलब ये खुशी है। ठीक है, मैं उसको एक नगमे को मैं नहीं वो करना चाहता हूँ। ये मेरे दोस्त भी हैं, मेरे एक दोस्त है, वो भी सेक्रेटरी के ही है। उन्होंने कहा इस कौम का हम क्या कर सकते हैं जिसका, जो बाई चॉइस गमगीन गाने सुनती है। गाने तो खुशी के मौके के होते हैं, दोहे और नोहे जो है वो गम के मौके के होते हैं। तो हमारे खुशी के गाने भी गमगीन आवाज में है या गमगीन सोच में है, तो मैं वो गाने सुनकर मेरे अंदर क्या हो रहा है, मेलनकोलिक लेवल बढ़ रहा है। अब वहां पे जो मेरा मजाज था वो एक्टिविटी का, जो मैं पैदा हुआ था, लेकर पैदा हुआ था, मुझे कोई बीमारी हो गई, मेरी एक्टिविटीज कम हो रही। मैंने 2 3 मरतबा अटेम्प्ट की, मेरे साथ बेईमानी हुई, मैं किसी इदारे में नहीं जा सका। अब मैं डिसहार्ड हो गया हूं, तो मेरी एक्टिविटी और कम हो रही। आप समझ रहे हैं, पहले जो मैं गजाएं खा रहा था गर्मी पैदा करने वाली, अंडे मुर्गियां चिकन, प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन, अब वो मुझे नहीं मिल रहा या मैं नहीं खा रहा, तो उसका लेवल और नीचे हो रहा है। कुछ अरसे बाद हम ये कहेंगे, हकीम साहब या मुदस्सिर का जो मजाज था तुंद और तेज, अब वो बिगड़ कर डिप्रेशन में बदल गया। अब ये टाइम है उसको ठीक करने का, उसका इलाज करने का। उसको इलाज करने के लिए मैं उसका एनवायरनमेंट भी चेंज करूंगा, मैं उसकी डाइट को कंट्रोल करूंगा, और मेडिसिन दूंगा कि फौरी तौर पे कॉल डिटॉक्स करूंगा, ताकि इसकी बॉडी में से ये एक्स्ट्रा मेलनकोलिया जो है ये निकल जाए, या सोदा निकल जाए, या खुश्की की लामतें निकल जाए। और इसकी गजा बंद कर दूंगा जो वो गलत खा रहा था, और सही गजा सेलेक्ट करूंगा जो उसके अंदर खुशी भर दे फौरी तौर पे। मैं फौरी तौर पे खुशी भर देने वाली गजाएं बताऊंगा, खुशी भर देने वाली हरकत, एक्टिविटीज, मिलना जुलना बताऊंगा। कुछ दिन बाद मुदस्सिर जो नाम का जो मरीज था वो वापस बेहतर हो गया।
तो इसको ये छोटी बोलते सी हैं, मिसाल से। जी हाँ। इसको बोलते हैं होलिस्टिक। यही होलिस्टिक अप्रोच है। देख लें कि अगर हम यहाँ के डॉक्टर्स को मैं कोई बुरा भला नहीं कह रहा, लेकिन ये ऐसी बातें तो नहीं करते ना ज्यादा, कि पूरा सिचुएशन देखते हैं कि क्या हो रहा है, आपका जो नेचुरल टेम्परामेंट क्या है, और अगर उस नेचुरल टेम्परामेंट में मसला आ गया है तो फिर जो हकीम साहब होते हैं वो पूरा लाइफस्टाइल देखकर उसका नुस्खा निकालते हैं। And this is जी हाँ। holistic. So beautiful. I didn't want to interrupt Hakeem Saab there because he just went on to the topic of the mind and to explain what is nafs, our shakhsiyat, and that we have again these four bodily fluids जो तकरीबन हर शो में इसका जिक्र हुआ. And this is how important it is because it gives us our constitution, it gives us our personality and what we are like. When we come back after the adverts, क्योंकि अभी advert का वक्त आ गया, I will summarize this in English. Because Hakim Saab said that this goes back. This is not new science. It's very old. It's ancient almost. आप ये कहते हैं कि ancient है. It's एंशन एंशन। it's it's past civilizations. I mean, you're going like to imperial times and all the way to Aristotle, which was जैसे आपने फरमाया था about 500 years before Jesus Christ. We're in 2024, so that's since Jesus Christ, and even 500 years prior to that as well. So this knowledge has been built upon for over 2,500 years. And अभी ये हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इसको री इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं फॉर द पब्लिक, क्योंकि मॉडर्न मॉडर्न मेडिसिन ने इसको उधर रख दिया है, कहीं मतलब शेल्फ पे रख दिया है, इट सीम्स. नहीं नहीं, जब हम ये कहेंगे नफ्सियात के माहिरीन को जब किसी को डील करना होता है तो वो इसको इसी तरीके से देखते हैं आज भी। अच्छा अच्छा अच्छा, सही. उनको जो उनके जो टेस्ट करने के जो म्यारात हैं वो तब्दील हुए, टूल्स चेंज हुए हैं, लेकिन आज भी उनको देखना यही कुछ है कि ये बंदा कितना मेलनकोलिक है, कितना सेंग्विनियस है, कितना कॉलरिक है, कितना फ्लेगमेटिक है। वो अब समझ नहीं पा रहे इसके पीछे साइंस जो है ना वो बिल्कुल कहीं और ले गए, और उनके दरमियान में जो इनकता आया वो उस जमाने का इनकता है जो अरब के पास चला गया था, वहां से ये वापस लेकर नहीं आए। तो उनके पास जो पिछला वो है वो अपनी साइंस के ऊपर आए, और दरमियान में से वो जो डिप है उस डिप की वजह से उनको थोड़े से हमारे से मिलने में मसाइल आए। ये नहीं कि उनको कोई मसाइल आए, वो अपने तरीके से सही काम कर रहे हैं, लेकिन उनको करना यही तरीका दुनिया में, और कोई तरीका नहीं है। पर्सनैलिटी जजमेंट का कोई तरीका कार नहीं है, नफ्सियाती इलाज का कोई तरीका कार नहीं है इसके अलावा। तो ये साइकोलॉजी बेस है मेडिकल साइंस। जी। साइकोलॉजी एंड साइकाइट्री में ये अभी इस्तेमाल है, लेकिन हाँ जी हमारी आर्ग्यूमेंट ये है कि दिस हैज टू बी टोटली होलिस्टिक फॉर all of our Muslim masail, not to reserve it just to mental issues or issues with the mind. Right, we shall come back. अभी एडवर्ड्स का वक्त आ गया हकीम साहब. बहुत ही दिलचस्प, अल्हम्दुलिल्लाह, like it is every week. बहुत मजा आ रहा है. चले, एडवर्ड्स का वक्त आ गया है, आप कहीं नहीं जाइएगा because we shall be back. Well, I need to line them up first, don't we? I need to find the adverts and line up. Here we go. Chale, do not go anywhere because we're going to be back in a jiffy. Khush Amdeed, welcome back. This is Fever FM on 107.3. Welcome to everyone who's on radioasianfever.co.uk. You are into the second hour of the Wednesday Ramzan special drive time. And the second hour, we have been speaking with Hakeem Mudassir Fahim Saab, all the way in Islamabad, in Pakistan, Zindabad. And of course, we were having a rich discussion as we normally do. But we tried to bring as much detail and as much information to all of our wonderful listeners who are tuned in right now. और हम यही बात डिस्कस कर रहे थे कि that we and Hakeem Saab and we have discussed about the four temperaments quite often over the last few weeks, and because it's such an integral part of understanding the human body and human nature. पहले तो हम तकरीबन 6 एपिसोड ह्यूमन बॉडी के हवाले से कर रहे थे, लेकिन now we're moving into human nature, and nature is आपकी शख्सियत, and it's linked with your personality, and it's linked with your mind. So I think we're going up a notch. We're going to the next level
because we've had 6 weeks on talking about the body and nutrition and detoxification and just understanding, the four constitutions that are inside of us and the different variations. And now I feel, जो मेरे ज़हन में बात आती है, that we're going into human nature now, and जो हकीम होते हैं, they need to understand human nature, not just the human body, but human nature itself. And this is why it's so holistic. And if I can remind everyone, today's topic is on the mind, personality, and mental health. And we're talking about the four temperaments, which is a theory of psychology about personality. It suggests that there are four bodily fluids that affect human personality traits and behavior. So for the last 6 weeks, we've been talking about the four bodily fluids that affect the human body. But today it's how these four bodily fluids affect the human personality and the traits and their behavior. The four temperament theory, according to Hakim Sahib in English, is a theory of proto-psychological. Well, it's a theory of proto-psychological theory, which suggests that there are four fundamental personality types, and Hakim Sahib has been mentioning them: sanguine, choleric, melancholic, and phlegmatic. Greek physician Hippocrates described the four temperaments as part of the ancient medical concept of humorism, और इन चार bodily fluids को humorism कहते हैं. Similar जब if you're feeling humorous, right? If you're feeling funny, is the same word. It's spelled in exactly the same letters. लेकिन वो हम मजाही तौर पे humor की बात नहीं कर रहे. This is about humor of the bodies. That four bodily fluids which affect human personality traits and behaviors. Modern medical science does not define a fixed relationship between internal secretions and personality, although some psychological personality type systems use categories similar to the Greek temperaments. And Hakim Sahib mentioned Galen before, a doctor from the Roman Empire. He then added characteristics to these bodily fluids. So he called one of them mucus, cold, and damp. So mucus kaun sa hai, Hakim Sahib? Which one is the mucus one from sanguine, choleric, melancholic, and phlegmatic? Phlegmatic. Oh, फिर दोबारा, sorry. नहीं, मेरी तरफ से था. फिर बोले. Okay. Phlegmatic. Mucus है, and the mucus is natural constituency is cold and damp, and it's phlegmatic. फिर second one is black bile. Yeah. Black bile, melancholic, choleric या sanguine, इसका है? बिल्कुल ऐसे ही कोल्ड एंड ड्राई होगा. It's cold and येलो dry. बाइल जो है वार्म एंड ड्राई होगा, जिसको कॉलरा कहते हैं, कॉलरिक कहते हैं. और फिर ओके, blood. सैंग्विन कहते हैं ब्लड को. ये तो इसके लिक्विड्स हो गए ना. जी, लिक्विड जी. के बाद जो इसी लिक्विड की बुनियाद पे पर्सनालिटीज को डिवाइड किया, वो बन गया मेलनकोलिक, सैंग्विन, फ्लेगमेटिक एंड कॉलरिक. जबकि जब हम यहाँ पे बात करेंगे, इसके लिक्विड की बात करेंगे, इसके जो सयाल की जो बात कर रहे हैं, इसका नाम हम कहते हैं म्यूकस, ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड ब्लड. तो इनके भी होते हैं पर्सनालिटी टाइप्स. इन्हीं की वजह से ये कुछ बना. इन्हीं के दूसरा नाम म्यूकस का दूसरा नाम फ्लेगमेटिक है, ब्लैक बाइल का नाम मेलनकोलिक है, येलो का जो है वो बाइलिक है, और ब्लड का जो है वो सैंग्विन है. Sanguine. अच्छा, blood sanguine. So we are familiar with blood. हम सब जानते हैं कि खून क्या है, blood. लेकिन there's a very important, and मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ for all of our listeners, there's another important liquid in our body, which is the yellow bile, and then there's black bile, and then there's mucus, which we are also aware of. लेकिन जब हम mucus phlegm की बात करते हैं, तो जब नज़ला होता है ना, हम वही समझते हैं कि mucus और phlegm वही है जो यहाँ chest infection हो जाए, लेकिन ये तो एक पूरी लिक्विड है हमारे अंदर. उसको एक गलते आम की तरह इसको रेशा कहते हैं, रेशा. अच्छा, ये ये रेशा है. हाँ, रेशे को बलगम कहना लग गए. असल में बलगम का एक ऐसा गाढ़ा ठंडा लिक्विड है, जिसको समझाने के लिए उन्होंने कहा कि बलगम की तरह, बलगम की वजह से आपको रेशा हो रहा है. अच्छा, 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 सही. उससे कंफ्यूजन होके लोगों ने इसका नाम बलगम रख दिया. लेकिन बलगम की निशानी तो पेशाब का ज्यादा आना, जिस्म का ठंडा होना, जुकाम का बहना, दस्त होना, ये सब बलगम के बढ़ने की निशानी है. तो हम इसमें ये नहीं कहेंगे ये वाला बलगम रेशा बढ़ रहा है बॉडी. तो रेशा कैसे बढ़ा? ठीक है. तो बलगम की बढ़ना एक अलग चीज है,
और रेशा, रेशा जिस चीज को हम सामने हमारे हमें दिखता है उसको रेशा कहते हैं, वो बलगम नहीं है। बलगम ब्लड के अंदर मिला हुआ, अच्छा, वो जो वो जो वेन्स है ना, आप सो ये द समझिए फ्लैम हार्ट, इज विद इन द हार्ट वो ब्लड। बर्तन है जहाँ पे बलगम, सोडा, सफरा एंड बाकी चीजें मिक्स होके वो ब्लड की शक्ल में आ जाता है, ब्लड की शक्ल में दिखता है रेड कलर का। अच्छा, लेकिन तो वो चार चीज तो कंटेन है, यस। बस ये सारी चीजें खून में है, इन व्हाट वी कॉल ब्लड। ये सब चीजें मिलकर लिक्विड को हम कहते हैं खून। सही। अच्छा, आजकल जो हम तो वैसे स्प्रिंग में जा रहे हैं अभी, लेकिन विंटर्स में वायरस बहुत लगते हैं बच्चों को और बड़ों को, तो जी उसकी वजह से चेस्ट इन्फेक्शंस होते हैं वगैरह, और ये रेशा बनता है, खांसी होती है, बुखार आता है। तो इसका अ, सबसे बेहतरीन इलाज कौन सा है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन फैक्टर है। देखिए, मैंने पिछली मरतबा जो अर्ज की थी वो थी हल्दी और शहद। हाँ, मैंने भी यही सोचा था, क्योंकि आप ठीक है, टॉन्सिलाइटिस का बोला था तो। अगर टॉन्सिल साथ में है तो काली मिर्च का इजाफा कर दें। सो हल्दी वो और शहद, यस, बेस्ट बेसिकली थिंग वो हल्दी और फॉर शहद का केस है, वायरस। बिल्कुल बेहतरीन होगा। मसलन ये एक तिब्बे यूनानी एंटीबायोटिक, जी हाँ, इसको हम कहेंगे एंटी माइक्रोबियल है, इसमें हर चीज को ये कवर कर लेता है। हल्दी और शहद हाँ, अपर रेस्पिरेटरी के लिए। अपर। लेकिन लोअर के लिए फिर और कुछ होगा ना, बिकॉज दैट्स। हाँ, लोअर के अंदर इससे मुतल्लिका कुछ हुआ तो थोड़ा बहुत काम करती है, अगर लोअर की तरफ इन्फेक्ट कर गया तो बाकी चीजें बायोला वगैरह टाइप की चीजें वो देनी पड़ती है, इसको बनफशा वगैरह कहते हैं। कहीं पे जैसे मैंने नाम लिया था कस्तशीरी, है ना, इस टाइप की चीजें। तो सही, कोशिश हम ये कर रहे हैं कि मेडिसिनल उसमें ना उलझाएं, हम आसान तरीके बताएं। आसान तरीके अच्छा, से बिल्कुल। अगर आप हल्दी और वो एज ए दवा देते हैं और अगर वो लोअर पे चला भी गया ना, तो लौंग और दालचीनी का क्या हुआ, दो ताने क्लोव के डालें और सिनेमन बार्क जो है वो 3 इंच का टुकड़ा पानी में डालें, थोड़ा सा ग्रीन टी डाल के उसके अच्छा सा एक कावा बनाएं, हल्का सा हनी ऐड कर लें, वो उनको पिलाएं, एकदम बुखार नफला जुकाम खांसी और ये ठंड लगने वाली कैफियत से एकदम बाहर आ जाते हैं, लेकिन कम मिकदार, उम्र के हिसाब से। बच्चा है उसको एक एक चम्मच पिलाएं, जब देखे कि बेहतर है बिल्कुल पिलाने की जरूरत नहीं है। लोग इसको अक्सर सादी सी दवा समझते हैं, सादा सा मसाला समझते हैं और ज्यादा मिकदार में देते हैं, तो उसके आफ्टर इफेक्ट आते हैं, साइड इफेक्ट नहीं आते, उसके आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं। उसका काम है खुश्की और गर्मी पैदा करना, तो वो बॉडी में नजर आते हैं। तो आपको क्योंकि उसकी ये जरूरत नहीं थी, अगर वो ज्यादा नजर आएंगे तो वो गर्मी दाने और ये इस टाइप के बन जाते हैं। क्योंकि तो ये चीज है। बाज़ औक़ात ऑलरेडी बुखार होता है, तो ये गर्म भी होते हैं नहीं, तो कुछ अब चीजें। बुखार की वजह है इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन की वजह है सर्दी, तो इस इन्फ्लेमेशन को ही कम कर देगा तो बुखार क्यों हो। अच्छा, देखें, अनदर न्यू इनसाइट अच्छा, है। बुखार की वजह होती है इन्फ्लेमेशन, एंड इन्फ्लेमेशन की वजह होती है सर्दी। सर्दी, उस टाइप की बुखार की जिसमें हम लौंग दालचीनी दे रहे हैं। तमाम सही, इन्फ्लेमेशन सर्दी से नहीं है। वो जबरदस्त। बुखार जो सर्दी की वजह से हुआ, उसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से बुखार हुआ, सर्दी की वजह से इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेशन की वजह से बुखार हुआ। अब हमने उसका इलाज करना है, तो मैं एज ए फिजिशियन एंटीबायोटिक के तौर पर लौंग दालचीनी का काढ़ा बताऊंगा इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी लौंग, ड्रग, दालचीनी का लौंग काढ़ा। दालचीनी, लौंग दालचीनी और कावा 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 अच्छा, बनाना उसको लौंग, लौंग दालचीनी का कावा। बस। हमारे सुनने वाले ज्यादा हिंदी और अरे वो उर्दू है ना, हमने सादे अल्फाज इस्तेमाल करें, आसानी से समझ में आएगा कि हम हाँ, क्या नहीं कह रहे हैं, ये और ये सारा एकदम कुछ, समझ जाएंगे, नहीं ये समझेंगे, लौंग तो दालचीनी से आपको मालूम होगा मेरे ख्याल में। सबको मालूम है। Right, there you have it. A few remedies, especially in these months when there's quite a lot of viruses going around. So haldi and honey, क्या which is good. And then in kava form, haldi, not haldi, long and dalchini. ये क्या बोला था कावा। एक्सेलेंट। अच्छा, एक सवाल आया था ऑल द वे फ्रॉम एबरबाद in पाकिस्तान, तो उसकी तरफ चलते हैं अभी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, एंड दिस इज फ्रॉम बाबर असलम साहब फ्रॉम एबराबाद इन पाकिस्तान। और वो फरमाते हैं कि मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से सुनता हूँ, बहुत ही उम्दा प्रोग्राम है, हमें बहुत कुछ नया जानने के लिए मिला।
So he has two questions. एक, what is craving? Please explain. All of a sudden we feel like eating something specific. तो ये क्यों होता है? और दूसरा के, also we always say my heart feels like eating biryani. We don't say my brain feels like eating biryani. Does our heart have a brain too? अच्छा चलें, ये वैसे मुतलका सवाल तो नहीं है, लेकिन इसको आसान समझाने के लिए पहले क्रेविंग समझ जाते हैं। क्रेविंग एक ऐसी इतला है जो हमारे कहीं लाशऊर में पड़ी थी कि जब ऐसा माहौल आए, जब ऐसा मौसम आए, जब ऐसा मौका आए, पास्ट एक्सपीरियंस में था कि हमने ये खाया था या ये पिया था, उससे मुझे ये हुआ था, या मैं इस बीमारी से निकल गया था, या मुझे इसमें इस मौसम में पकोड़े खाए तो मजा आया था। अब वो आपकी यादाश्त में है। उससे मिलता जुलता मौसम, उससे मिलती जुलती खातून, या वैसी गाड़ी में आप सफर कर रहे हो तो आपको उसकी क्रेविंग होगी, यार मेरा दिल कर रहा है मैं दोबारा से बर्गर और पेप्सी पीऊं। ये एक इतला है। मेरा मुशाहिदा ये है, ये क्रेविंग घूमती फिरती सब जगह से होती है, आखिर में नुमदार होती है इन मसूड़ों में। In your mouth. क्रेविंग, हाँ यार, ये जो गम्स हैं, ये गम्स के अंदर आके वो डिपॉजिट होती है, इसकी मेमोरी यहाँ डिपॉजिट होती है। तो हम ये कहते हैं कि अगर आप अपने इन गम्स को उस टाइम पे किसी तरह कंट्रोल कर लें, तो वो या तब्दील कर दें या उसके अंदर कुछ ऐसा कुछ कर दें, तो क्रेविंग खत्म हो जाती है। ठीक है, अच्छा, या हाँ, यस। मैं 1 मिनट रोकूं आपको, क्योंकि यहाँ लोग बोलते हैं यार मैं चॉकलेट बहुत क्रेव करते हैं, और पता भी है कि चॉकलेट इज नॉट गुड, लेकिन जब वो क्रेव करें तो आप ये फरमा रहे हैं कि कोई और चीज मुंह में डाल के उसकी या कौन चीज सी, की खा ले, नहीं है तो भाई नमक लगा ले थोड़ा सा। नमक लगा लें। अच्छा अच्छा, वो एंड आप द उसको अगले क्रेविंग दर्जे विल पे ले गो। जाएगी। यस, वो अगले काली मिर्च रख लें, अगले या दर्जे पे ले जाएगी। ठीक है। कुछ केसेस में ये कि वो कहते हैं जी मेरे मिर्ची खाने का बहुत दिल, हम कहते हैं हनी लगा लें, हाँ हाँ, ऑयल लगा फिर लें, ऑलिव ऑयल लगा लें। उसको कई एंगेजमेंट दे ना। वो क्रेव इसलिए कर रहा है, क्रेविंग की वो आम मसूड़ों से रहा है। यहीं से इतला वापस जाएगी कि भाई नहीं मिल रहा आपको, आपको नमक मिलेगा। नहीं, मेरा ख्याल, जब हमें क्रेविंग आती है तो ये बदन नहीं कह रहा कि ये इस चीज की जरूरत है आपको अभी इस वक्त। ऐसा भी है। हम ये कहते हैं कि जो राइट चीज है, जैसे रमजान टाइप का रोजा रखने के बाद अफ्तारी के वक्त आप खामोशी से बैठ जाएं, आपका जिस्म खुद बताएगा आपको कबाब खाना है या गोश्त खाना है, यूं कह रहे हैं, या खुद कहेगा कि जी मुझे बेसन की कुछ चीज खानी है या फल फ्रूट खाना, खुद आपको गाइड करता है। अच्छे फिजिशियन तो कहते हैं भाई भूख लगने दो, खूब लगने दो, जब लगी हुई हो उसके बाद देखो आपको क्या खाना है, जो जिस्म तलब कर रहा है उसको खिला लो, जी। ओवर मत जाओ। लेकिन हर मर्तबा ऐसा नहीं होता। आपकी अगर आदत खराब हो गई है, आप कहते हैं कि नहीं मैंने बारबेक्यू ही खाना है, फिर क्या करेंगे? तो उसको ट्रेन करने की जरूरत है, वो क्रेविंग करेगा। क्रेविंग करने का इलाज ये, आप दांत साफ करें, आप नमक लगाएं, आप ऑयलिंग करें, आप मिसवाक करें, आप हनी लगाएं, ताकि उस क्रेविंग से आप हटें। वो So, गलत आपको इतला कर रहा है। craving ठीक है। is linked with your gums. That's what Hakim Sahib has said. When you crave something and you know that it's not good for you, it's because you are remembering a past experience, and for some reason your gums is telling your brain that you want this. जा How about that? Wow, amazing. And if you, of course, if you know like chocolate is a bad craving and you eat too much chocolate, it's not good for you. And your blood gets too sweet, and then you start getting pimples and all that sort of stuff. So to get rid of that craving, Hakim Sahib said, put a bit of salt in your mouth. Just change the constitution of your mouth. Like do the opposite of, if it's a sweet craving, put something salty inside, and it'll get rid of your craving. There's a remedy for everyone. अच्छा, दूसरी बात ये थी कि हम ये क्यों फरमाते हैं कि इस बिरयानी खाने का दिल कर रहा है, ये हम नहीं कहते कि बिरयानी खाने का दिमाग कर रहा है। बिरयानी खाने का मसलन हम दिल से उसको क्यों जोड़ते हैं? दिल खाता तो वो नहीं है हमें, ना। देखिए, जब हम कहते हैं ना, कोई बंदा भी कहता है, इवन डॉक्टर भी जब कहता है, तो उसका मतलब वो ये नहीं कह रहा कि वो मेडिकली इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि वो कहाँ से खाना चाह रहा है। मैंने कहा कि क्राइविंग टाइप की एक किस्म है, क्राइविंग टाइप की जो किस्में जितनी भी हैं उसका ताल्लुक यहाँ से, जो कुछ भी जिस्म के अंदर मौजूद है उसका एंड रिजल्ट, उस कैफियत का वो दिल में होना है।
आपने चॉकलेट खाई, दिमाग ने प्रोसेस किया, आखिर में दिल में ख्याल जाएगा, वो वहां मेमोरी करेगा। उसकी मेमोरी, मसल मेमोरी भी तो है। तो मसल को कंट्रोल करता है हार्ट खुद। तो आखिर में उसने दिल में स्टोर करना है कि वहां इतला चली जाएगी भाई चॉकलेट खा ली है जो कि बहुत लजीज थी। अच्छा। और मैं ये कहता हूं डिप्रेशन टाइप की जितनी बीमारियां हैं और उसका जितना भी इलाज है, दरअसल वो दिल की बीमारी है, दिल का इलाज है, क्योंकि वहां पे ख्यालात की लाइटेस्ट फॉर्म दिल में फंसी हुई है। सही। ख्याल की लाइटेस्ट फॉर्म जो है ना, वो वही की तरह की होती है। वो इल्म की इंतहा होती है, और इल्म की इंतहा क्या है, वो वही है। तो आम ख्यालात, बहुत निचले तबके के ख्यालात, जैसे एक हदीस शरीफ है कि जो ख्वाब है वो इल्म नबूवत का 46वां बाब है या 46वीं सीढ़ी है। मतलब उसके 46, 46 स्टेप्स ऊपर वही शुरू हो जाती है। तो वही का सिलसिला तो मुनक़ता हो गया, वही तो अब दोबारा नहीं आने वाली। तो सैयदना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, आपको सच्चे ख्वाब आया करेंगे कम अज कम। मतलब 46 स्टेप आप कम से कम नीचे रहेंगे। तो ख्यालात, जो ख्वाब हम देखते हैं वो ख्यालात का मजमुआ है। सिंगुएनियस ख्यालात, मेलनकोलिक ख्यालात और कॉलरिक ख्यालात और फ्लेगमेटिक ख्यालात का जो रेशो बन के हमें ख्वाब प्रोड्यूस करेगा, वो ख्वाब दिखाएगा। और हम ख्वाब में भी देखते हैं मैं बिरयानी खाने का मेरा दिल कर रहा है, दिल कर रहा है, क्योंकि सोते में दिमाग स्टॉप है, दिल चल रहा है। आप समझ रहे हैं? तो वो जो दिल है, उसकी मसल मेमोरी के अंदर मौजूद जो चीजें हैं उसकी डिमांड को कहते हैं मेरा दिल चाह रहा है। लेकिन ये कोई जो ये कह रहा होता है उसको पता नहीं होता वो क्या कह रहा है। तो वो दिल से जो मांग रहा है उसको पहले जहन में ये था कि दिल चाहना दिल के साथ होता है। तो ऐसा जुड़ गया कि ठीक है हम भी इसको मान लेते हैं, असल वो मसल मेमोरी है। मेरा तुमसे बात करने को दिल कर रहा है, उसकी जो मेमोरी है मसल की अपनी मेमोरी है, वो हार्ट के साथ एसोसिएटेड है। उसको याद रखने में, याद का खाली ब्रेन तो नहीं रहता, ब्रेन तो उसको प्रोसेस कर रहा है उसकी यादाश्त को। मसल की मेमोरी है साइकिलिंग, गाड़ी चलाना, बॉक्सिंग करना, ये मेमोरी कौन याद रखता है? मसल खुद। उस टाइम पे उसको ब्रेन रीड करता है, उससे वो हरकत करवाता है। तो लोग कंफ्यूज हैं इस बात पे कि मेमोरी एक अपना ब्रेन जो है वो एक ऐसी मशीन है जो अपने पास स्टोर कर दी। नहीं, स्टोर सब अलग अलग है। ब्रेन उसके दरमियान कोऑर्डिनेशन कराता है, ये एक प्रोसेसर है, खुद हार्ड डिस्क नहीं है। बीमारियों, ख्यालात और सेहत की सूरत में हार्ड डिस्क की तरह काम करने वाली मशीन हार्ट है, और उसके अंदर जो प्रोसेसिंग करते हैं वो प्रोसेसर है। तो जो माइंड, जो दिल का माइंड है, फिर मैं ऐसे ही समझ रहा हूँ। मैं इसीलिए उस इस तरफ आना चाह रहा था। जो माइंड का दिल है, नहीं, जी, जो दिल का दिल माइंड का है, मन। जो जी जी। दिल का माइंड है, उसका हम कैसे सही तरह से ख्याल रख सकते हैं फिर? हाउ डू वी लुक आफ्टर आवर हार्ट? ये आखिरी बात होगी, तकरीबन 2.5 मिनट रह गए हैं दो फिर मिनट, साहब। दो मिनट समझे। दिमाग, दिमाग जो है वो सर के अंदर मौजूद है। जब हम माइंड या जहन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उसका ताल्लुक दिमाग से बिल्कुल नहीं। दिमाग में मेमोरीज है, यादाश्त है, और प्रोसेस करने का अ, के टूल्स है उसके अंदर। कनेक्शन बनाता है, इंटर कनेक्टिविटी को देखता है वो, सब चीज कनेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही, सबका न्यूरॉन्स के जरिए या जो भी तरीका कार अख्तियार करें। जो ब्रेन है पूरी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन करता है, जबकि हार्ट जो है वो माइंड है। उसकी, उसके दिमाग का नाम यूं कह लें, दिल का जो दिमाग है उसको माइंड कहते हैं, वो जहन है। जहन के अंदर अगली पिछली प्रोसेसिंग, यादाश्त, पिछली यादाश्त, डीएनए, सब कुछ उसके सामने। उसको पता है कि मैं कैसा हूं, किसका बेटा हूं, क्या करना है, मैं इंसान हूं, मैंने बोलना है, मैंने गधे की तरह आवाजें नहीं निकालनी है। उस हार्ट को पता है, ब्रेन को नहीं पता। ब्रेन गधे को देख के आपको सीखने की कोशिश करवाएगा, और वो सिखवा सकता है, आपको मदद दे सकता है। सीखेगा वो मसल जिसने ये आवाज निकालनी है, या आपकी जो कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड, वो आपके साथ मदद करेगी। और वो सारे कुछ मिलके आपको थोड़ी वक्ती तौर पे एक आर्ट की सूरत में कुछ सिखाएगा। लेकिन माइंड, दिल का, दिल के एनवायरनमेंट का नाम है, अब सुन लीजिए लास्ट मोमेंट। माइंड, दिल और या जहन, दिल के एनवायरनमेंट का नाम है
और ये एनवायरनमेंट हमारी ग़िज़ा, हमारे आस-पास माहौल, हमारी आदतें, हमारी इबादतें और अल्लाह की मौजूदगी के एहसास के साथ बिल्ड होता है। उसका एक ही तरीका है, उसकी तरफ मुतवज्जो हो, इरादतन। उसको बढ़ाने का, उसको क्लीन करने का, उसको सेहत देने का, उसमें इज़ाफ़ा करने का, उसमें कमी करनी है आपने, उसकी तरफ आँखें बंद करें, मुतवज्जो हों। इस अमल को हमारे यहाँ मुराक़बा कहा जाता है। सूफ़िया इसको सूफ़ी मुराक़बा कहते हैं। इसकी छोटी-सी करने की टेक्नीक या करने के अमल को मेडिटेशन कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन होने को मुराक़बा कहा जाता है। दैट्स इट। और हकीम साहब इसी को जारी रखेंगे इंशाल्लाह ताला in the beginning of next week. और key thing in the second segment for you to learn or to take on board is कि दिमाग का अपना ज़हन है and we need to understand this is the key thing. हकीम हम इसी साहब को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह और इसके जो बाकी जो पार्ट रह गए ना डिटेल हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। जिस्मानी जैसे था ना कॉलरेक और इंशाल्लाह इसके ऊपर हम इसकी कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करेंगे ताकि हम अमराज के ऊपर भी कुछ बात करके कुछ इलाज मुआवजा भी पेश कर सकें। inshallah ताला right we have to go into the news and adverts now. हकीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया and inshallah ताला see you all well speak to you all next time. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।